risk involved in a project। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। उसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी तो चलो मैंने कहा मैं ही करवा, कोई बात नहीं बेटे, आप जो कहें और मैं ना मानूं, आप, मैं प्यार करता हूं ना बेटे। चलिए, इन केस इवेंट्स cash inflows of a project are independent to each other, then following steps may be followed for calculating the incidence of risk in a project। Step number 1, calculate average। Calculate average NPV of a project slash एवरेज, और हम इसको बोलते हैं मीन कैश इनफ्लो और मीन कैश इनफ्लो। बेटे स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट एवरेज एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट, एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट, और एवरेज और मीन कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब ये निकालेंगे कैसे, क्यों निकाल रहे हैं ये भी बताऊंगा। तो लिखिए जी, सिग्मा एक्स अपॉन एन और सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी। फॉर्मूला लिखिए, वेयर एक्स इज वेरिएबल। अब बेटे दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, कैश इनफ्लो या एनपीवी, एंड पी इज प्रोबेबिलिटी एंड एन इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आराम से बेटे, एक्स पी एंड एन। एक्स क्या है? वेरिएबल। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी। एन क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो बेटे स्टेप नंबर 1 लिख लिया। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ अ नॉर्मल कर्व। आराम से बेटे, कोई नहीं बताएगा बेटे, किसी को आता ही नहीं तो क्या बताएगा। ड्रॉ अ नॉर्मल कर्व विच इज ऑफ बेल शेप, विच इज बेल शेप। बेटे जो बेल शेप का होता है, यहां लिखते हैं बेटे मीन, मीडियन और मोड। यहां पर एरिया 50% होता है, यहां पर एरिया 50% होता है। तो जो मीन कैश इनफ्लो निकाली है या मीन एनपीवी निकाली है, एक्स बार, म्यू या ईएनवी, कुछ भी कह सकते हैं बेटे, आराम से पहले लिख ले, कोई जल्दी नहीं है। स्टेप 2, ड्रॉ अ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व बनाएं और उसमें एवरेज लिखें। लिखे बेटे स्टेप 1 और 2। फिर स्टेप नंबर 3 में आए, कैलकुलेट द डेविएशन और डिफरेंस। कैलकुलेट द डेविएशन और डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वेरिएबल। ऑफ एक्चुअल वेरिएबल मतलब कैश इनफ्लो और एनपीवी जो वेरिएबल हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मीन और एवरेज ऑफ वेरिएबल्स फॉर कैलकुलेटिंग कार्ल पियर्सन्स
स्टैंडर्ड डेविएशन। आराम से बैठे, कोई जल्दी है ही नहीं। फॉर कैलकुलेटिंग कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन, following is the formula, following is the formula। बेटा एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी होल स्क्वायर डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन और सिग्मा पी डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। डी एक्स को लिख लीजिए, डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीन, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और अगर प्रोबेबिलिटी दी होंगी तो पी का मतलब होता है बेटे प्रोबेबिलिटी। आराम से बेटे, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज डिपेंड करता है कि अगर प्रोबेबिलिटीज दी, क्योंकि जनरली प्रोबेबिलिटीज दी होंगी, क्योंकि हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है, हम यहाँ पास की बातें नहीं कर रहे हैं। तो जनरली क्या, हमेशा हम कैपिटल राइटिंग में यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे लिखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं ये एवरेज है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है जी, एवरेज, एक यहां खड़ा है और एक यहां खड़ा है, बताइए इससे कौन ज्यादा दूर है? बेटे जो एवरेज से ज्यादा दूर होगा, ये दूरियां हैं, दूर, ये भी दूर, लेकिन ज्यादा दूर कौन सा है? बेटे बेटे ये, बेटे ये ज्यादा दूर है बेटे। ये ज्यादा दूर है। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि हायर द, लिखिए हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हाई विल बी द रिस्क। आराम से, कोई जल्दी नहीं। इसके इसी स्टेप के नीचे लिखिए नोट 1, standard deviation is an absolute tool for evaluating risk. It is better to use relative measure. It is better to use relative measure or a tool for, it is better to use relative measure or a tool for calculating the incidence of risk with the help of coefficient of variation। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है बेटे। जल्दी किस बात की होगी बेटे? जल्दी करनी होती तो मैं 2-3 लेक्चर कम लेके काम खत्म करता। 14 लेक्चर है, फॉरेक्स में 15, डेरिवेटिव में 9 है। कोई माइकल लाल जिसको देख लो जो इतने लेक्चर, इतने कंसेप्ट इतने बताए हो। बेटे प्यार है, फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस खत्म कराना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के आगे लिख दीजिए हायर द कोफिशिएंट बेटर इट इज। बस बेटे लिख लिया हमने, कंसेप्ट 44 लिख लें, समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर चलेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम इस समय
हमारे को कुछ डाटा दिया होगा, डाटा मतलब हमें एक कैपिटल बजटिंग का प्रोजेक्ट दिया होगा और उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी, आउटफ्लो होंगी, इनफ्लोज होंगी, और ये इनफ्लोज होने की हमें प्रोबेबिलिटीज भी पता होंगी। हमें इसमें ये चेक करना है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे बेटे, आपको मालूम है कि जब आप किसी से 2 3 4 बार मिल लेते हो, एक लड़के की लड़की के साथ रिंग सेरेमनी हो गई, अभी शादी नहीं हुई, तो रिंग सेरेमनी से पहले भी लड़के ने अगर लड़की को पसंद कर लिया तो कितना ध्यान से सुनना शुरू कर दिया, आएगा बेटे आपका नंबर भी आएगा, अभी पहले पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो। एक लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया हो तो बेटे अभी रिंग सेरेमनी नहीं हुई, वो मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, मैकडॉनल्ड्स, कैफे कॉफी हाउस वगैरह वगैरह रेस्टोरेंट्स में आराम से बैठते हैं, तन्हाइयों में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करते हैं। तो बेटे इससे क्या होता है कि सामने वाले की हमें काफी हद तक बातें पता चलनी शुरू हो जाती, और अगर एक दिन वो कुछ बात करे, अगले दिन कुछ और करे, तीसरे दिन कुछ और करे, उनका आपस में रिलेशनशिप ना हो, तो आपको डाउट होता है कि इसकी हर बात में डेविएशन ज्यादा है, डिफरेंसेस ज्यादा हैं, इसका मतलब ये दिमाग से, माइंड से पूरा क्लियर नहीं है, और आप रिंग सेरेमनी नहीं करते, आप बेटे कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो कि भाई एवरेज ये है, एक एवरेज लड़का ये होता है, इसकी हाइट इतनी होती है, सोचता ये है, और अगर ये जो लड़का है एवरेज से बहुत अलग अलग सोच रहा है, तो बेटे इसका मतलब इस लड़के की डेविएशन ज्यादा एवरेज से, तो बेटा रिस्क भी ज्यादा। बेटे आप बताओ, नॉर्मल बच्चे में नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है, एक था ईशान, ईशान अवस्थी तारे जमीन पर, और एक था क्रिश। बेटे नॉर्मल से, एवरेज से क्रिश को देखें तो उसकी नॉलेज में डिफरेंस ज्यादा था पॉजिटिव की तरफ, और नॉर्मल से ईशान को देखें तो उसकी नॉलेज में भी डिफरेंस था नेगेटिव की तरफ। तो मैंने क्या किया, एवरेज से ही तो कंपेयर किया, एवरेज विद क्रिश, एवरेज विद ईशान, डेविएशन निकाल ली, और बेटे डेविएशन निकालकर मैंने रिस्क निकाल लिया। लेकिन बेटे कई बार क्या होता है कि दो वेरिएबल्स जो मेरे पास दिए होते हैं, उन वेरिएबल्स में असमानता होती है, असमानता, असमानता मतलब एक बच्चा 5th क्लास का है, दूसरा बच्चा 8th क्लास का है, मैंने दोनों की डेविएशन निकाल ली है, तो डिफरेंस तो आएगा ही। तो मैं क्या करता हूं, उस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है 5वीं और 8वीं का, इसको दूर करने के लिए मैं पहले तो इनमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, और फिर मैं इसमें क्या करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करूंगा, सीओवी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेटे ये जो मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहा हूं ना, ये क्या है 5वीं 8वीं के सिनेरियो को भी खत्म कर देगी, क्योंकि ये चीज निकलेगी परसेंटेज में और ये चीज निकल रही है एब्सोल्यूट। जैसे मैं कहूं जी अपोलो टायर का प्रॉफिट 5 करोड़ है, डनलप टायर्स का 8 करोड़ है, तो आप नहीं बता सकते कौन सी कंपनी अच्छी है, बट मैं कहूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उसकी इतनी है, उसकी इतनी है, तो आप बता दोगे क्योंकि ये चीज रेशियो में निकली है। तो बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीस, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब परसेंटेज। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सारी बातें छोड़ दें और क्वेश्चन नंबर 62 में आ रहे जी, मैं खुद ही समझा दूंगा क्या मतलब कहना चाह रहा हूं। पेज 143 प्लीज।
62 पेपर में आ चुका ही, आराम से पढ़ेंगे 62। द हाइपोथेटिकल कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग आउटकम्स फॉर 2 ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, एक कंपनी है, उसने 2 प्रोजेक्ट के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें 5,000 रुपए की आउटफ्लो आपकी लगेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर, आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू मतलब एवरेज, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नीचे आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसमें हल्का सा, अगर आप प्रिंटिंग मिस्टेक जो देख रहा हूं वो ठीक कर लें। मैं ये कह रहा हूं, लास्ट में लिखा हुआ है ना, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू, आगे लिख लें, कैश इनफ्लोस। ये लिखा हुआ बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, विद रिस्पेक्ट टू कैश इनफ्लोस। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे, आराम से, विद रिस्पेक्ट टू कैश इनफ्लोस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैश इनफ्लो के लिए निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटे, और मैं दोबारा से लिख देता हूं, प्रोजेक्ट एक्स के लिए पहले कैश आउट, और ये पहला साल ही है जी सारा, अलग अलग सिनेरियोज दिए। इन सबकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हैं। अभी करना नहीं है बेटे, आराम से पहले पढ़ लीजिए। देखिए, आपको पहले मैं पढ़ना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 62 अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो एक बात तो समझ आएगी कि यहाँ पर कोई भी इवेंट किसी से डिपेंडेंट की बात नहीं हो रही, मतलब देयर इज नो डिपेंडेंसी। और अगर आप एक बार क्वेश्चन 66 खोल लें, 66 बेटे, पेज 146, क्वेश्चन 66 पढ़ना है बेटे बस।
बेटे अगर आप ध्यान से इस 66 क्वेश्चन को पढ़ें तो आप देखिए एक नई चीज दिखेगी आपको। लिखा हुआ है सेकंड ईयर कैश इनफ्लोस, इफ इन फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लोस आर दिस मच, लिखा हुआ। इसका मतलब सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है बेटा, डिपेंडेंट। तो यही बता रहा था मैंने डिफरेंस कि 60 में और 66 में, 60 में आपको जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है वो कौन सी है, इंडिपेंडेंट है, और यहां पर कौन सी है, डिपेंडेंट है। तो बेटे अगर इंडिपेंडेंट है और अगर डिपेंडेंट है तो हम अलग अलग टूल्स लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईएमबी, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और यहां पर हम टेक्निक कौन सी लगाएंगे, जो मैंने अभी लिखवाई नहीं, डिसीजन ट्री। तो आइए जी पहले हम 60th को करेंगे और समझ ले 62 को, सॉरी आइए जी 62 मैं लिख रहा हूं जी नोट 1 घर के लिए। as each event is independent, as each event is independent to each other, hence we will calculate average cash inflows, standard deviation of cash inflows and coefficient of variation of cash inflows in order to find out incidence of risk। आराम से बैठे, in order to find out incidence of risk। चलिए जी मैं शुरू करूंगा जी। स्टेटमेंट शोइंग calculation of standard deviation, coefficient of variation in case of project number X। events, cash inflow, X है बेटे कैश इनफ्लो, P फिर बेटे DX, फिर बेटे DX स्क्वायर और फिर DX स्क्वायर। आराम से बेटे मैंने 6 कॉलम प्रिपेयर किए, 6 इवेंट्स। बेटे 5 इवेंट्स हैं। कैश इनफ्लो बेटे 4000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 6000 भी हो सकती है, 7000 भी हो सकती है, 8000 भी हो सकती है, और इसके होने की संभावनाएं दी हुई है। और टोटल ऑफ संभावना 1 होती है बेटे। अब बेटे डेविएशन निकालना है। डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार एवरेज। तो चलिए जी पहले वर्किंग नोट 2 बना दें या 1 बनाए, जो भी बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैश इनफ्लोस, इवेंट्स, कैश इनफ्लोस, प्रोबेबिलिटीज, ये x है, ये p है, ये px है। आराम से बैठे, A B C D E 4000,
5,000, ये ओरली भी कर सकते थे, मैंने प्यार समझा इसलिए करा दिया। 8,000, 0.1, 0.2, 0.4, पॉइंट दिस। आइए बेटे, बेटे 6,000 आ गए। एवरेज एवरेज कैश इनफ्लो 6,000 आ गए। 6,000। चलिए जी, तो 4,000 माइनस 6,000 माइनस 2,000, 5,000 माइनस 6,000 माइनस 1,000, 0 प्लस 1,000 और प्लस 2,000। आराम से बेटे, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लो बेटे, लो मेरे बेटे, अब आ जाइए पीडीएक्स क्या, 3 और 3 6, 40 लाख। इंटू 0.1 मेमोरी प्लस 10 लाख, इंटू 0.2 मेमोरी प्लस 10 लाख, इंटू 0.2 मेमोरी प्लस 40 लाख, इंटू 0.1 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकोलेक्ट। बेटे आराम से देख लो, 12 लाख आ गया बेटे। आप कैलकुलेटर नहीं कर रहे, देखो मैं खुद ही करता जा रहा हूं। ये लो, प्लीज करो बेटे, आधा क्वेश्चन तो हो भी गया। करो बेटे, मैं अब लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन कैश इनफ्लोज इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। लो जी, लो बेटे, 12 लाख अपॉन 1, बेटे 1095 आ रहा है जी, चेक कर लीजिए, मेरा तो आ गया। बेटे मेहनत की है, तालियां इससे बज रही है। अब मैं इसी प्रोजेक्ट की, मैंने जो x की निकाली है, मैं अब x की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यहां निकाल देता हूं, तो बार बार मुझे चलना नहीं पड़ेगा। अपॉन एवरेज इंटू 100 में निकाल देता हूं, 1095 अपॉन 6,000 इंटू 100। बेटे 18.25%। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेटे 18.25%। अब बेटे x की निकालो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, करो मेरे बेटे, फिर मैं समझाऊंगा। बेटे प्रोजेक्ट बी का किया, मैं जान के चला जाता बेटे, मेरे को लगा कि आप पहले कर लो। अब चेक करो, स्टेटमेंट showing calculation of standard deviation and coefficient of variation for project Y। आराम से बेटे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। इवेंट्स बेटे, कैश इनफ्लोस बेटे, प्रोबेबिलिटीज, इसको एक्स बोलते हैं बेटे, वेरिएबल dx, dx स्क्वायर, और बेटे पी डी एक्स स्क्वायर निकाला होगा, प्लीज देखिए, आप चेक करिए, मैं निकाल रहा हूं। आओ बेटा, बेटा इवेंट ए बी सी डी ई, बेटे 12,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकता है,
8,000 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और बेटे 4 भी हो सकता है। लो बेटा, अब बेटे मैं इसका एवरेज यहीं पे निकाल रहा हूँ। 12,000 इंटू 0.1 मेमोरी प्लस 10,000 इंटू 0.15 मेमोरी प्लस 8,000 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस 6,000 इंटू 0.15 मेमोरी प्लस 4,000 इंटू 0.1 मेमोरी प्लस। ये बेटे मेमोरी रिकोलेक्ट 8,000, 4 2 -2 -4 आराम से बेटे। x माइनस एक्स बार 12 -8 10 -8 8 -8 ऐसे करना है बेटे। 16 16 एक बच्चा जहां जाता जैसे ही बोल दो 16। ये आ गया जी 44 लाख। स्क्वायर रूट। अच्छा जी, चलिए लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सिग्मा पी डी वाई होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी। तो 44 लाख अपॉन 1 बेटे आ रहा है 2097। और बेटे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज इनटू 100। लो बेटे, बेटे 26.22%। आराम से बेटे पहले लिख लो, आंसर तो सब आ गए हैं, मैंने इंटरप्रिटेशन बताना है और बस आगे चलना है बेटे। आराम से बेटे दोनों प्रोजेक्ट्स का मैं पहले डाटा आराम से लिख दूं। एवरेज कैश इनफ्लो, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटे ये 6,000 था, ये 8,000 है बेटे, ये 1095 है, ये 2098 है बेटे, ये 18.25 है और ये 26.23 है। लो बेटा, मैं अब ये कह रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, यहां लिखेंगे इट इंप्लाइज in case of project X, it implies in case of project X, there is a possibility of variation. There is a possibility of variation in the possibility of variation of actual cash inflows with respect to average cash inflows. आराम से बैठे, कोई जल्दी है ही नहीं। With respect to average cash inflows, मैं आपसे कहता हूं as project Y has
higher coefficient of variation, it implies there is high incidence of risk in case of project Y. Management may be advised. Management may be advised that if management is going to take or ready to take high risk then project Y is better. It may also be noted that higher the risk, high will be return. In case management is not ready to take risk, then it is better to accept project X. आराम से बैठे. Then it is better to accept project X. बोलो बेटा. बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी अभी आपने जो भी क्वेश्चंस किए, मैंने जो कराए वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज के कराए. ठीक है. मैं चाहता हूं कि मैं एक तो क्वेश्चन 64